हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं रितेश और आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं। तो उस चुनाव में जो चार फोर्सेस है, बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस, इन चार फोर्सेस की विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या स्ट्रेटजी प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग, और कुछ हाल के दिनों के घटनाक्रम और उनके परिप्रेक्ष्य में जो चीजें डेवलप हो रही हैं, उन सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑल व्यूअर्स, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से मैं उन सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अभी तक नेशन फर्स्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप नेशन फर्स्ट को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज कंटेंट अगर आपके लिए लाभप्रद है तो प्लीज इसे आप लाइक्स करें एंड शेयर करें। बाकी दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं, तो बने रहिए सब लोग हमारे साथ। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे वो पार्टी जो एक जातिगत एजेंडे के साथ परिप्रेक्ष्य में आई और बहुत ही यूनिक प्लानिंग को अपनाते हुए जमीन पे जिन्होंने काम किया, यूपी में जमीन पे कार्यकर्ताओं को जोड़ा, गांव गांव जाके पसीना बहाया। जी, मैं बात कर रहा हूं समाजवादी पार्टी की, जिसके कालांतर में अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे और वो उत्तर प्रदेश के सीएम भी कई बार रह चुके हैं। तो उस पार्टी की अभी क्या सिचुएशन है ग्राउंड पे दोस्तों? हाल के अगर पंचायत चुनाव को देखें तो पंचायत चुनाव में जहां बहुत ही कमाल की खबरें आ रही है और रिजल्ट भी ये सामने आया है कि पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी को अयोध्या में, बनारस में, फैजाबाद में इत्यादि ऐसी जगहों पे सफलता मिली है जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। और इसके उलट किसान आंदोलन के वो क्षेत्र पश्चिमी यूपी जो शामली है, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, ऐसे जगहों पे वेस्ट यूपी में बीजेपी ने भारी सफलता हासिल की है पंचायत चुनाव में। तो हम पंचायत चुनाव को इसका रीजन या उदाहरण नहीं लेंगे, लेकिन जमीन पे क्या हो रहा है, पार्टियां क्या कर रही है, उसकी क्या तैयारी है आने वाले विधानसभा चुनाव में, हम उस पर बात करेंगे। तो समाजवादी पार्टी की अगर हम तैयारी की बात करें दोस्तों, तो उनके कैडर में थोड़ा सा उत्साह तो जरूर आया है पंचायत चुनाव के बाद से। और साथ ही साथ दोस्तों, मेन जो बूस्ट थोड़ा सा जो उनको मिला है, बूस्टर, वो मिला है कोविड-19 का जो सेकेंड वेव था। उस वेव में बीजेपी के ऊपर जो बैगेजेस हुए, उन बैगेजेस का फायदा समाजवादी पार्टी ने कुछ हद तक पंचायत चुनाव में उठाया। दूसरी चीज अगर मैं आपसे कहूं तो समाजवादी पार्टी का कैडर जो जमीन पे है वो बेहद कमजोर है। अभी के वक्त में अगर मैं बात करूं, जो भी कैडर है वो उत्साहित तो है, लेकिन जो उनके मेन जो लीडर हैं, जो उनका नेतृत्व है, उनके द्वारा जो उनको उम्मीद है कि नेतृत्व का समर्थन, नेतृत्व का सपोर्ट, नेतृत्व के द्वारा वो मार्गदर्शन जो अन्य पार्टियों में मिल रहा है, वो समाजवादी पार्टी में नेतृत्व का उतना जो जमीन पे उतर के एक किलर स्टिंग के साथ जो काम करने की एक चाहत होती है, वो समाजवादी पार्टी में मुझे नहीं दिखती है। क्योंकि अखिलेश यादव एक ऐसे बैकग्राउंड से हैं, डायनास्ट पॉलिटिक्स के, कि उनके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जमीन पे काम करने का इनका कोई आइडिया है ही नहीं। अगर मैं इनको हाल के 3 चुनाव की बात करूं, 2012 में लास्ट टाइम ये चुनाव जीते थे। 2012 में जैसे ही चुनाव जीते तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। चुनाव लड़ा गया था मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में, चुनाव जीता गया मुलायम सिंह यादव के नाम पे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बने? अखिलेश यादव। इसके बाद 2014 में इन्होंने चुनाव हारा, चुनाव गवा दिया लोकसभा का, बुरी तरह से हारे। 2017 में विधानसभा चुनाव इनके फेस पे लड़ा गया, बुरी तरह से हारे। 2019 के लोकसभा चुनाव को भी इन्होंने बुरी तरीके से गवाया, जो कि इन्होंने अपने नेतृत्व पे लड़ा। तो अभी तक एक भी चुनाव नहीं जीता पाए हैं ये अपने नेतृत्व में, खास करके जब से ये अध्यक्ष बने हैं। तो
इनके नेतृत्व पे तो जरूर सवाल उठता है, भले ही डायनास्ट पॉलिटिक्स की पार्टी है ये, तो कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। अब हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के बाद बीएसपी, जो कि एक बहुत ही कह सकते हैं आपकी गरीब गुरबों की पार्टी कही जाती थी पहले, जब कांसीराम इस पार्टी के नेतृत्व करता थे। और जिस तरह से जातिगत समीकरणों को साधते हुए इन्होंने जो मंडल की राजनीति की, मंडल के दौर में जिस तरह से इन पार्टियों का विकास हुआ, उसके बाद जब जब इन पार्टियों में जो इनके प्रमुख लोग थे उनका जब देहावसान हुआ या अवसान हुआ, उसके बाद से जो नए नेतृत्व आए, तो नए नेतृत्व में जब तक इनको सफलता मिली ठीक है, लेकिन उसके बाद जब से ये असफल होना शुरू हुए, उसके बाद से आज तक ये पार्टियां उठ नहीं पाई है। उस पार्टियों में कोई भी आप डायनेस्ट पॉलिटिक्स की पार्टी को आप गिन सकते हैं, एक दो अगर एक्सेप्शनल में एग्जाम्पल में छोड़ दें, तो बाकी पार्टियां आज तक उठ नहीं पाई है। खास करके नरेंद्र मोदी के राइज होने के बाद से बहन जी की स्थिति जमीन पर भी बहुत खराब है और नेतृत्व के स्तर पे भी बहुत सारे सवाल उनके ऊपर उठ रहे हैं। अब आप कहेंगे क्यों? दोस्तों, आज के टाइम में कई फ्रैक्शन में बीएसपी बढ़ चुकी है। जो उनका दलित वोट है, दलित वोट के कई लोग पैरोकार अब बन गए हैं। यूपी में अगर हम वेस्ट यूपी में चंद्रशेखर रावण जो एक नई पार्टी बनाया उन्होंने, उनके नेतृत्व में भी लोग, बहुत सारे ऐसे दलित भाई हैं जो उनका नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं और युवा जोश, युवा शक्ति है। तो जो दलित वोट का बंटरवार है वो वेस्ट यूपी में है और मायावती का स्ट्रॉन्ग होल्ड वेस्ट यूपी कहा जाता है। तो इस बार जो विधानसभा का चुनाव 2022 में लड़ा जाएगा, उसमें चंद्रशेखर रावण भी एक फोर्स होंगे दलित वोट को लेकर के। अब दोस्तों हम बात करेंगे कांग्रेस की। तो कांग्रेस में एकदम उल्टा है। इन पार्टियों में, जहां समाजवादी पार्टी और बीएसपी में इनका कैडर तो उत्साहित है, कैडर तो अभी भी कैडर में जान है, लेकिन इनके नेतृत्व पूरी तरह से ढीले पड़े हुए हैं। जहां जमीन पे एक बड़े आंदोलन की इनसे उम्मीद है, चाहे वो बहन जी हो या अखिलेश यादव हो, तो ये लोग कोई बड़े आंदोलन, बहुत सारी ऐसे मुद्दे थे बीजेपी ने इनको दिया जिसपे ये एक पूरा मास आंदोलन कर सकते थे पूरे प्रदेश में, लेकिन इन्होंने उन मुद्दों को गवा दिया। अब दोस्तों हम जब कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस में बिल्कुल इसका उलट है। उनका जो लीडरशिप है, जो उनका नेतृत्व है, वो बहुत ही सक्षम है। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को हैंडल कर रही है और महासचिव भी है। प्रियंका गांधी बहुत एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में। जैसे आपने देखा होगा कि हाथरस की जो घटना थी, तो हाथरस की घटना में प्रियंका गांधी वहां पहुंची थी। बाकी और भी लोग गए थे, लेकिन जितने बेहतर तरीके से उस घटना को प्रियंका गांधी ने भुनाया, शायद ही यूपी की कोई विपक्षी पार्टियों ने निभाया होगा। दूसरी चीज की कांग्रेस की समस्या सबसे बड़ी ये है कि उनके पास कैडर है ही नहीं, कांग्रेस का कार्यकर्ता है ही नहीं। एक नेतृत्व पे आप कुछ डिपेंड तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपके पास जमीन पे, बूथ लेवल पे आपके पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, तो आप कोई भी, और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चुनाव जीतना सपने देखने के बराबर है कांग्रेस के लिए। तो कांग्रेस की स्थिति बहुत ही ज्यादा लचर है जमीन पे। हाँ, एसी रूम में 5 स्टार पॉलिटिक्स करने वाले पॉलिटिकल के नजरों में जरूर उनकी पकड़ मजबूत होगी, लेकिन मेरी नजरों में मैं अगर कहूं तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत ही खस्ता हाल है। क्योंकि आप एक लीडर के ऐसे भ्रम जाल से आप कोई चुनाव नहीं जीत सकते। अब दोस्तों हम बात करेंगे बीजेपी की, जो कि एक प्रबल दावेदार है 2022 के चुनाव में। बीजेपी की कुछ अपनी अंतर्कलह है। अब अंतर्कलह क्या है, इस पे मैंने कई सारे वीडियो पहले। तो बीजेपी की अपनी परेशानी है उत्तर प्रदेश के अंदर में, और सत्ताधारी दल होने के बाद भी बहुत सारे स्तर पे वो आज संघर्ष का सामना कर रही है। अब आप कहेंगे संघर्ष क्या है, तो सबसे बिग चीज, जो बड़ी चीज है कि
सत्ता में होने के बाद उनको एक प्रबल एंटी इनकम्पेंसी का सामना करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अभी हाल के दिनों में जो सीएम योगी को लेकर जो भी घटनाक्रम हुआ, गलत हुआ सही हुआ जो भी हुआ, कितना सच था कितना झूठ था, सब एक बहस का मुद्दा है। लेकिन कम से कम एक मेन स्ट्रीम में कार्यकर्ताओं की नजरों में कंफ्यूजन तो क्रिएट हुआ ही। इन सारे घटनाक्रम से एक तरह का एक कंफ्यूजन, एक असमंजस की स्थिति तो बनी ही फील्ड में। तो उसका कितना नुकसान होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास 2-3 प्रमुख चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौतियां जो कोविड-19 सेकेंड वेव में जो मौतें हुई उत्तर प्रदेश में, उन मौतों को कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं ये लोग चुनाव में, क्योंकि जिनके परिवार से एक भी सदस्य अगर कोविड-19 की वजह से दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई तो वो तो नाराज हैं, वो तो मतलब कि सरकार सिस्टम से उनकी रोष है और सही भी है एक तरह से। दूसरी चीज कि किसान आंदोलन जो वेस्ट यूपी परिप्रेक्ष्य में अगर आप देख लें, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं है, वेस्ट यूपी में बीजेपी जो जाटलैंड है, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे वो शामली हो, सहारनपुर हो, या फिर अन्य क्षेत्र हो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के, उन क्षेत्रों में वो वोटों के समीकरण को कैसे साधती है ये देखने वाली बात है। क्योंकि उनके पास एक प्लानिंग ये हो सकता है कि अदर जाट वोट, मतलब जाटों को छोड़कर जो अन्य वोट है, चाहे वो ओबीसी हो या फिर अन्य कोई भी वोट हो, उन सारे वोटों को लामबंद करने की प्लानिंग बीजेपी की हो सकती है। दूसरा प्लानिंग ये भी हो सकता है कि जाटों के ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को टिकट दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को चुनाव लड़ाया जाए, जिससे कि जो नाराजगी जमीन पे है किसान आंदोलन की वजह से, उस नाराजगी को कुछ हद तक कम किया जाए। लेकिन अगर हम इन चारों पार्टियों की सांगठनिक और ऑर्गेनाइजेशन लेवल के स्तर पे अगर हम तुलना करें, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो या चाहे कांग्रेस हो, इन तीनों पार्टियों से बीजेपी का सांगठनिक और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे स्थिति बहुत मजबूत है। उनके पास एक स्ट्रांग फेस भी है योगी आदित्यनाथ, जो सर्वमान्य है उत्तर प्रदेश में, हर कोई जानता है, और एक बेदाग छवि के व्यक्ति हैं जिन पे भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है, करप्शन के एक भी पर्सनल चार्जेस न तो उनकी सरकार पे है, तो हर पार्टी की अपनी अपनी चुनौतियां हैं, अपने अपने चैलेंजेस हैं। वो कैसे टैकल करती है आने वाले चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। हमारी पैनी नजर है, कोई अफवाह नहीं, कोई प्रोपेगेंडा नहीं, जो सच है वो आपके बीच हम लाते रहेंगे नेशन फर्स्ट के माध्यम से। और आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है, आप सभी दर्शकों से उम्मीद है कि आप हमें जरूर सपोर्ट और समर्थन देंगे। साथ ही साथ मैं उन सारे व्यूअर से बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज जिन्होंने अभी तक नेशन फर्स्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप नेशन फर्स्ट को सब्सक्राइब करें। ये एक सच की आवाज है, आप तक एक एक सच की खबर पहुंचने के लिए आपको नेशन फर्स्ट को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है। अगर हमारे वीडियोज, हमारे कंटेंट आपके लिए लाभप्रद है तो प्लीज आप इसे लाइक्स एंड शेयर करें। साथ ही साथ मैं एक चीज और आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप हमें कमेंट करें। कमेंट बहुत कम करते हैं आप लोग। कमेंट करेंगे अगर आप हमारे वीडियोज में उठाए गए मुद्दे से संतुष्ट हैं, या इसमें कुछ और बदलाव होने चाहिए, या कुछ नया ऐड होना चाहिए, तो जो भी आपका सुझाव है उस सुझाव को आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, जिससे कि हम समय समय पे नई नई चीजें आपके बीच में हम लाते रहें। बाकी दोस्तों, नेशन फर्स्ट को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। बने रहिए हमारे साथ आप सभी लोग। मैं बैकग्राउंड में नेशन फर्स्ट की जो टीमें हैं उनका मैं हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, नमस्ते।